नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज प्रधानमंत्री का ऐलान पूरे देश ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना और हम कह रहे हैं लॉक हैं, डाउन नहीं। हम पूरी शिद्दत के साथ कोरोना से लड़ने में सरकार का साथ देंगे क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने पूरे देश को एक नई राह दिखाई है कि कैसे कोरोना से लड़ा जा सकता है। टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर, सबसे बड़ा हब, जहां पर लाखों की तादाद में पर्यटक होते हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है और बधाई इस बात के लिए कि तमाम मुश्किलों के बीच अच्छी खबरें लगातार आ रही हैं उत्तराखंड से। धन्यवाद दिलीप जी। क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड वासियों से? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था लॉकडाउन का, उत्तराखंड की जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बोध वाक्य, मैं कहूँगा, जो हमको दिए कि सतर्कता और सामाजिक दूरी, उसका उत्तराखंड की जनता ने बखूबी उसका पालन किया। और आज हमारे सामने उसका परिणाम है कि उत्तराखंड में पिछले 5 दिन आज होने जा रहे हैं, 5 दिन में कोई भी नया केस हमारे सामने नहीं आया है। और जो 7 केस हमारे पास थे पुराने, वो 7 के 7 ठीक हो गए हैं। ये 7 भी कोई उत्तराखंड से बीमारी नहीं थी, बाहर से लोग विदेशों से आए, उसके कारण यहाँ पर संक्रमित हुए थे। आज जो पहली खेप जो 7 लोगों की थी वो ठीक हो गई है और उम्मीद है कि आज 3 लोग और हमारे, उनकी रिपोर्ट, फर्स्ट रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई है, 3 और नेगेटिव आएगी। लेकिन अभी जो हमारे बीच में हैं वो केवल और केवल जो जमायती हैं, जो मरकज़ से जुड़े हुए लोग हैं, वही आज अस्पतालों में हैं, क्वारंटीन में हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से साथ दिया है, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से उत्तराखंड से कोरोना को भगाने में सफल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, मरकज वालों ने कईयों को मरघट तक पहुंचा दिया और खुद भी कब्रिस्तान चले गए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये मामला जान लेने का है। जान लेने में कोरोना ये नहीं देख रहा कि आप किस धर्म के हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं, किस देश के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर संक्रमित हैं, अस्पताल से भर्ती होने के बाद ठीक होकर आ गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ जो है इससे संक्रमित हुई। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से खबरें आ रही हैं कि कैसे लोगों की जान जा रही है। अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो परेशान है और आज भारत से मदद मांग रहा है। अरब देशों में कई सुल्तान फैमिली के भी हैं। जी जी जी। देखिए, ये जो वायरस है, इसका कोई जाति धर्म नहीं है और न इसके लिए कोई बंधन है। इसमें तो जो लक्ष्मण रेखा है, अगर सीता पार करती है तो उसके लिए भी खतरा है, रावण पार करता है तो उसके लिए भी खतरा है। और इसलिए जो लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, वो एक तरह की लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा है। उसका अगर उल्लंघन करेंगे तो हम खतरे की जद में पहुंच जाते हैं। इसका एक ही समाधान है और 0 बजट का समाधान है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग उसका पालन करें। हम जो सतर्कता चाहिए उसको हम बरतें। हम लोग अपने फेस को कवर करके चलें, अपने चेहरे को ढक कर चलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मास्क ही हो। हमने भी एक साधारण रुमाल लिया है, उसको ट्रिपल लेयर में बदल करके और हम उससे अपने फेस को कवर कर रहे हैं। तो आम आदमी अगर इसको कवर कर लेता है तो जो विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 80% हम इस बीमारी को इसको रोक सकते हैं। और इसलिए किसी भी धर्म वालों के लिए, और जिस तरह से इसको एक दूसरे तरह का स्वरूप देने का प्रयास किया गया, मैं समझता हूं कि वो नितांत भ्रमित करने वाला है, आत्मघाती है और उसके परिणाम आज देश को भुगतने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये लोग ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि हमने देश को कहां से कहां धकेल दिया है। देश की तरक्की को हमने किस कदर रौंद दिया है, इन लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही है। और इसलिए हमने अपने राज्य में बहुत सख्त कदम उठाए हैं
त्रिवेंद्र सिंह जी, वही मैं पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर त्रिवेंद्र सिंह हमने जी, कहा मेरा सवाल यही है कि आपको 11 जगह सील करनी पड़ी, एक जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा जहां पर हमला हुआ जांच करने वाली टीम पर और पुलिस पर। आपदा प्रबंधन के तहत आपने 11 लोगों पर 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया है। तो ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पूछ के नहीं आएगा कि आप किस धर्म के हैं? देखिए, यही दुर्भाग्य है और हमको बहुत सख्त ऐलान करना पड़ा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, तब ये लोग बाहर निकले। तब इन लोगों ने एक तरह से बताया कि हम भी मरकज में गए थे, हम भी जमाती हैं। भाई आप अपनी जान तो आप खतरे में डाल ही रहे हैं, लेकिन इससे केवल आपकी जान को खतरा नहीं है, इससे समाज को खतरा है। ये लोग समझने में नासमझी कर रहे हैं और असहयोग का वातावरण यहाँ पर बनाया गया। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक हम उन लोगों को समझा पाने में सफल हुए हैं। ये जरूर है कि हमको बल का भी प्रयोग करना पड़ा, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम आज सख्ती करेंगे, आज हम बल का प्रयोग करेंगे, तो जो लोग आज उसको थोड़ा कष्टप्रद मानते होंगे, कल वो यही कहेंगे कि आपने बिल्कुल सही किया। और इसलिए हमको कल की चिंता है, कल की चिंता को लेकर के हम सख्त से सख्त कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, कोरोना से संक्रमित कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो छुपाता है तो वो चलता फिरता मानव बम है। जी जी, निश्चित रूप से मानव बम से भी ज्यादा हानिकारक है, ज्यादा खतरनाक है। अगर अब हम देखें कि बमों से कितना नुकसान हुआ है और इस वायरस की वजह से कितना नुकसान हुआ है, तो ये देखने में आएगा कि ये वायरस उस बम से भी ज्यादा घातक है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली भी आई हैं पूरे देश से। मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तराखंड में जो घटना घटी, आपने 11 लोगों पर 307 का मुकदमा दर्ज कराया, एक जगह आपने कर्फ्यू लगाया। तस्वीरें ये आई कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि अगर बसों में उनको, मरकज वालों को बसों में ले जाया जाता है तो वो बसों से थूकते हैं। लोगों के घरों में थूकने की तस्वीरें आ रही हैं। अब वो किस तरह से क्या सोचते हैं ये भगवान जाने। हमने देखा कि मध्य प्रदेश के रायसेन से खबर आई कि एक फल वाला जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा है, हम नाम नहीं लेंगे, वो थूक लगा रहा है उस फल में। नोटों में थूक लगाने के विजुअल्स आए हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हमारे धर्म में जो खुदा हमको बताएंगे वही हम मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। हमारे धर्म में भी ये है कि जो देश का कानून का है वो मान लीजिए, जो श्री राम ने कहा है वो मान लीजिए। लक्ष्मण रेखा, जैसे आपने कहा कि अगर लक्ष्मण रेखा रावण पार करें या सीता जी पार करें, होना हश्र वही है जो रामायण में रावण का हश्र हुआ था, या सीता जी को रावण के कब्जे में रहना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर आपको तकलीफ देने वाली तस्वीर नहीं लगती? निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ दिए हैं और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि ये अंधविश्वास से हमको उबरना पड़ेगा। ये जो हमारे जो मुल्ला मौलवी हैं उनसे हमको बचना होगा। अगर हम उससे नहीं बचते हैं, जिस तरह के बयानबाजी हुई है मरकज के अंदर, निजामुद्दीन में जो मौलाना साद ने जिस तरह की बयानबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण वहाँ पर दिया है, वो आत्मघाती विस्फोट है। और इसलिए मैं इन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी दर्शन तत्कालीन और जो उसकी पिछली पृष्ठभूमि है उसके आधार पर बनते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन ये जरूरी होते हैं। हम देश काल परिस्थिति को समझें। हमारे धर्म में भी ये कहा गया है कि आपातकाले मर्यादा नास्ति। आपातकाल में तमाम जो मर्यादाएं हैं, कई बार हम उनका उल्लंघन करते हैं, वो लाजमी होता है कुछ समय के लिए। जैसे कि हमें कहें कि कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं कि ठीक है, आज वो निर्णय अलोकप्रिय होगा, आज हम 307 जैसी धाराएं लगा रहे हैं, आज हम लोगों को जेल के अंदर भी भेज रहे हैं, हम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन ये कल के सुखद भविष्य के लिए है। ये परिस्थितियों ने हमको, समय ने हमको
आज उसके लिए बाध्य किया है। समय की वो डिमांड है, परिस्थितियों की वो डिमांड है, और उस डिमांड को हमको समझना पड़ेगा। मैं तमाम जो हमारे जमायती भाई हैं, हमारे जो मुस्लिम मौलवी हैं, मुल्ला हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि समाज को हम ऐसे मौके पर मार्गदर्शन करें, उनको हम सही दिशा दें कि कैसे हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो भैया हम कल संतुष्ट भी होंगे, सुखी भी होंगे, और जो भविष्य की हमारी परिकल्पना है उसको भी हम पूरा करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह जी, एक दो तस्वीरों का जिक्र और करूंगा। एक तस्वीर थी इंदौर में, जो डॉक्टर सैंपल लेने जाते हैं, जो इलाज के लिए आपके लिए भगवान का रूप है इस वक्त, वो सरकारी टीम है पूरी, क्योंकि हमने बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल देखे हैं, लाखों करोड़ों का बिल देखा है, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान ने देखा है कि अगर दिल है किसी का तो वो सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी नर्सेस हैं, सरकारी पैरामेडिकल स्टाफ है, प्यून है, स्वीपर्स हैं जो सफाई कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हुए लोग हैं, पुलिस वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा के सो रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमने पटियाला से देखी है कि कैसे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का हाथ काट लिया जाता है। यानी देश में हिमाकत तो देखिए, वो धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एक तरफ मरकज से जुड़े हुए लोग, दूसरी तरफ तथाकथित ऐसे लोग जो एक गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे या वहां रहते थे, उन्होंने पास मांगने पर एक एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। और हमने सवाल उठाया था, ये हाथ काटने वालों को जवाब दो सरकार, कानून के हाथ काटने वालों के हाथ कितने लंबे, कितने दिन तक रहेंगे, ये जवाब देना होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री के तौर पर, अगर ऐसी तस्वीरें खुदा ना खास्ता उत्तराखंड में आती हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मैं पहले तो मध्य प्रदेश पुलिस को, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि इंदौर की घटना पर वहाँ की पुलिस ने जिस तरह की सख्त कार्रवाई की है, उसके लिए तो उनको जितनी बधाई दी जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ कम हूँ। मैं उन डॉक्टर्स को भी नमन करता हूँ कि जहाँ उनको खदेड़ा गया, और वो महिला डॉक्टर थी, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाकर के अपनी सेवाएं दी हैं। वहाँ की पुलिस, वहाँ के डॉक्टर्स, मैंने आपके चैनल पर ही इसको देखा कि किस ढंग से उन्होंने एक दूसरे की हौसला अफजाई की है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पंजाब में जो कुछ हुआ, ये भी वही कट्टरपन है, वही तुगलकी बुद्धि है कि जो कुछ वहाँ पर हुआ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सब इंस्पेक्टर के साथ हुआ, उस पर सुसंगत धाराओं में अगर उत्तराखंड में ये हुआ होता, अभी वहाँ पर क्या किया मुझे उसकी जानकारी नहीं है, हम अभी तक वो सलाखों के पीछे उनको डाल देते, न किसी संप्रदाय विशेष की सोच करके, बल्कि एक आपराधिक कृत्य उन्होंने किया है। उन्होंने एक इंस्पेक्टर को जहां उसके कर्तव्य पालन करने से रोका है, वहीं उस पर कातिलाना हमला किया है। उस पर कठोरतम कार्रवाई मैं कह सकता हूं। त्रिवेंद्र सिंह जी, दो तस्वीरें अच्छी भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। उसी इंदौर में जहां पर पत्थर फेंके गए डॉक्टरों पर, वहीं कुछ लोगों ने फूल बरसाए। दलीप जी, मैं दलीप जी थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कि देश में अच्छी तस्वीरों की संख्या बहुत अधिक है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी उसी का जिक्र कर रहा हूं मैं। एक तस्वीर यह थी कि डॉक्टरों पर फूल बरसाए गए, सफाई कर्मचारियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। एक वृद्ध महिला जो हिंदू धर्म की थी, जिसकी डेथ हुई स्वाभाविक तौर पर, एक कहते हैं कि प्राकृतिक मृत्यु थी, उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। मुस्लिम भाइयों ने कंधा दिया और उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उनके बच्चों से पूछकर जो विदेश में या दूसरी जगह बैठे हुए थे। एक और तस्वीर आई जवाब देने वाली, वो तस्वीर ये थी कि जिस मोहल्ले में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके गए थे, वहां फूल भी बरसाने का काम किया खास समुदाय के लोगों ने, ये बताने के लिए कि हम इंदौर वासी हैं, हमारा दिल बड़ा है। वही इंदौर जो हैट्रिक बनाता है पूरे देश में, स्वच्छता में नंबर 1 था, उसके दामन पर एक दाग लग गया था मुख्यमंत्री जी। लेकिन अच्छी तस्वीरें, पुलिस वाले सड़कों पर सो रहे हैं,
पुलिस वाले गाड़ियों में सो रहे हैं, डॉक्टर्स जो है कार को घर बना चुके हैं, डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी, डॉक्टर या पुलिस वाले घर के बाहर गेट पर बैठकर खाना खा रहे हैं, बच्चों से नहीं मिल रहे हैं ताकि वो संक्रमित ना हो। ऐसी तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली है कि असली हीरो ये हैं जो फिल्मों में आते हैं, नाच गाना करते हैं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारी परिभाषा, हमारी सोच, हमारी जो पहचान है वो इन हीरो से नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से मैंने दिलीप जी कहा कि कुछ लोग गड़बड़ हैं, कुछ लोग गड़बड़ हैं, अधिसंख्य लोग अच्छे हैं। अगर आज भारत कोरोना के दुष्प्रभाव को रोक पाया है किसी हद तक, तो यहाँ की जनता की ही उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेतृत्व तो मार्गदर्शन करता है और उसका अनुपालन अनुशासन के साथ यहाँ की जनता ने किया, और उसी का परिणाम है कि आज मैंने कहा कि हम कुछ हद तक इसको रोक पाने में, उसकी गति को रोक पाने में हम लोग सफल हुए हैं। इंदौर का जिक्र मैंने स्वयं ही किया कि फिर वहीं पर उन लोगों का वहाँ पर स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया उसी समाज के लोगों के द्वारा। तो ये अधिसंख्य समाज ये प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिसकर्मी हैं और तमाम लोग, हमने तो उत्तराखंड में उनको कोविड वॉरियर्स कहा है, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकारी मशीनरी किस हद तक काम कर सकती है, किस ढंग से सरकार के साथ खड़ी होती है। मैंने तो ये देखा कि कई प्राइवेट डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक बंद कर दिए ऐसे समय पर जब उनकी आवश्यकता थी समाज को, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन सरकारी डॉक्टर्स, हमारे सैकड़ों डॉक्टर कोरोना से प्रभावित हुए हैं इस बीच में, लेकिन फिर भी वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके और आगे बढ़े हैं। तो इसलिए उनका तो जितना आभार प्रकट किया जाए। जो बात आपने कही कि जो स्वच्छता कर्मी हैं, उत्तराखंड में हम उनको पर्यावरण मित्र कहते हैं, हमारे स्टेट में हमने उनको पर्यावरण मित्र का नाम दिया है। जब मैंने ये अपनी फेसबुक पर ये डाला था कि एक स्वच्छता कर्मियों को लोगों ने फूल मालाएं पहनाई, नोटों की माला पहनाई, फूलों से उनके ऊपर वर्षा की, 28 लाख लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उस पर जो सकारात्मक टिप्पणी की। और आज देश में मैं देख रहा हूं कि जगह जगह आज उनका जिस तरह से अभिनंदन हो रहा है पर्यावरण मित्रों का, ये मैं तो ये कल्पना करता हूं कि काश ये चीज़ हम हमेशा याद रखें, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि ये स्वच्छता कर्मी न हों, ये पर्यावरण मित्र न हों तो फिर क्या हालात हो सकती है। ऐसी हालात में जिनको बहुत कम वेतन भी मिलता है, जिनके जो कार्य है वो बहुत ही कठिन काम है, उसको निभा रहे हैं ये दायित्व समझ करके कि हमको मुख्यमंत्री समाज जी को यही जीवित रखना है। आपके जवाब से मेरे दो सवाल हैं, हम करते हैं। आपके जवाब से मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, पर्यावरण मित्र यानी जो सफाई व्यवस्था में लगा हुआ स्टाफ है, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला स्टाफ हो, चाहे उनका सुपरवाइजर हो, चाहे उनके और भी लोग हो जो मैनेजर्स कैटेगरी में जो अलग अलग आपके यहाँ हायरार्की होगी, उसकी बात मैं कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, राजा का दिल बड़ा होता है, राजपाट तो चले गए लेकिन मुख्यमंत्री को ही हम प्रदेश का राजा कहते हैं। अब आप अपने आप को चौकीदार कहते हैं, प्रधानमंत्री देश का चौकीदार कहते हैं, अच्छी बात है, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। मैं आपसे आज एक वायदा लेना चाहता हूं, एक पत्रकार के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, कि जो आपदा थी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है जो हमारी फेंकी हुई गंदगी को साफ करता है। हम भूल गए थे कि हमारा फर्ज क्या है, सड़क गंदी नहीं करनी है, मोहल्ले को गंदा नहीं करना है, नालियों को कवर नहीं करना है, कब्जा नहीं करना है। उन लोगों ने दिखाया कि साहब अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो सबसे पहला सबसे बड़ा सिपाही तो मैं हूं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, पहला सिपाही मैं हूं, क्योंकि मैं सफाई नहीं करूंगा तो कोरोना आ जाएगा, आपको खा जाएगा। मैं आपसे इनके लिए एक अपील करना चाहता हूं कि आप दिल, जब भी मौका मिले, बड़ा दिल दिखाइए। इनकी तमाम हालात को बदलने के लिए आप कोई प्रयास करेंगे, हम आपका साथ देंगे। तो मैं आपसे एक वायदा लेना चाहता हूं कि जब भी आपको मौका मिलेगा, क्या इस समुदाय विशेष के लिए, इस डिपार्टमेंट विशेष के लिए
या इससे जुड़े हुए तमाम वो लोग जो जमीन पर रहने वाले पुलिस के कर्मचारी हैं, जमीन पर रहने वाले नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सरकारी महकमे में काम करते हैं, उनको हम सलाम करते हैं। और आपने एक बात कही है कि बड़े बड़े अस्पताल 5 स्टार हॉस्पिटल की तरह बने हुए थे, लाखों करोड़ों का बिल वसूलते थे, मरीजों का खून चूसते थे, रैकेट चलाते थे, आज वो बंद कर भाग खड़े हुए हैं। तो उन पर क्या कार्रवाई करेंगे और इनका कैसे सम्मान करेंगे? देखिए, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं इनका तो हम पूरी तरह स्वागत हम लोग कर ही रहे हैं। हमने उनको कोविड वॉरियर्स के उनका नाम दिया है और उनके जीवन को अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो हमने कहा कि मिनिमम 10 लाख रुपया उनके आश्रित को देंगे। ये हम पहले ही निर्णय इस पर ले चुके हैं। जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, मैंने जो उनका संगठन है IMA, उनको मैंने बुलाया था और उनसे मैंने बातचीत किया। मैंने कहा भाई आप अपने अस्पताल खोलिए, ये अच्छा नहीं लगता कि आप अपने कर्तव्य से च्युत हों ऐसे समय पर, या कर्तव्य से भागें आप लोग इस समय, क्योंकि डॉक्टर्स जब बनते हैं तो उनकी एक शपथ होती है और उस शपथ को निभाने का वक्त जब आया, अगर हम छोड़ के जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक खराब कुछ और हो नहीं सकता। और उसका परिणाम हुआ है आज अनेक जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल हैं, आज वो खुले हैं। आज हमारे पास अब कोई इस तरह की शिकायत अभी हमारे पास ऐसी नहीं है कि कहीं पर ऐसा है, लेकिन आज वो आए हैं। उन्होंने हमसे ये भी वायदा किया कि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी जो सपोर्ट है वो हम आपको देंगे। यहीं पर हमारे पास हिमालयन मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गुरु राम राय मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपने 400-400, 500-500 बेड ये हमको दिए हैं और उन्होंने कहा कि और आवश्यकता पड़ी कि हम पूरे अस्पतालों को भी सुपुर्द आपके हवाले करने के लिए तैयार हैं। एम्स ऋषिकेश है। तो इस तरह से अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ लोगों की वजह से कई बार पेशा बदनाम हो जाता है। जी, मैं इसी पे एक सवाल करूंगा और आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जो लोग अच्छा काम किया है उनको कंपनसेट भी करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनको सब्सिडी भी देनी चाहिए। और मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आप ऐसे लोगों की लिस्ट हमको मुहैया करा पाएं तो हम पूरे उत्तराखंड के दर्शकों को बताएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना के संकट में सरकार के कंधे से कंधा मिलाया। और मैं उन लोगों को जरूर एक तरह से चाहता हूं कि आप कार्रवाई जरूर करें जिन्होंने बुरे वक्त में न केवल जनता का साथ छोड़ा बल्कि सरकारी सुविधाओं का कई बार वो फायदा उठाते हैं, सस्ती जमीनें भी हासिल करते हैं, ज्यादा फीस भी वसूलते हैं, ज्यादा चार्जेस भी करते हैं मेडिकल टेस्ट के। तो ऐसे लोगों को अगर आप कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाएं, इनकी फीस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिन अस्पतालों का हमने शक्ल नहीं देखी थी कभी सरकारी अस्पतालों की, जो अपने आप को सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कहता है, बड़े आदमी कहते हैं, जो राशन कार्ड धारियों से परहेज करते थे, जो BPL से परहेज करते थे, आज वही अस्पताल, वही सरकारी महकमा, वही सरकारी तंत्र, छोटा से छोटा तंत्र काम आ रहा है पूरे देश के। निश्चित रूप से दिलीप जी, आपकी बिल्कुल आपने सही बात कही है और निश्चित रूप से अगर कोई अनुपालन नहीं करेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जिस तरह से पूरे उत्तराखंड को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया है, आगे आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि किस तरह से मरीज जो ठीक होकर घर पहुंच जाएं और कोई नया कोरोना पॉजिटिव ना आए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग देश के प्रधानमंत्री की अपील सुनेंगे, उत्तराखंड के लोग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपील सुनेंगे। और हम सबसे एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि देश के असली हीरो को जरूर पहचानिएगा। आपका सफाई वाला, आपके कपड़े प्रेस करने वाला, आपके कपड़े धुलाई करने वाला, आपके घर की गाड़ी पोंछने वाला, आपके घर से कूड़ा उठाने वाला, उसका जरूर ख्याल रखिएगा। अगर वो बुरी स्थिति में है तो आप एक बार फोन करके जरूर पूछ लीजिएगा। अगर शहर छोड़कर चला गया है तो जब आए तो उसका ख्याल करिएगा, पैसे मत काटिएगा, नौकरी से मत निकालिएगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे उम्मीद यह करता हूं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी को नौकरी से हटाता है, चाहे वो प्राइवेट सिस्टम हो चाहे और भी कोई सिस्टम हो, उस पर जरूर कार्रवाई करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।